नमस्कार मित्रों, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आदिकाल से संबंधित जैन साहित्य से रिलेटिव उनकी विशेषताओं और उनके कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आदिकाल में तीसरे नंबर पर मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा था, उसके बाद में हमने नाथ साहित्य पढ़ा। आज हम आदिकाल का जो टॉपिक है रास साहित्य या फिर जैन साहित्य पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम आज रास साहित्य या जैन साहित्य की विशेषताओं को पढ़ेंगे और उनसे आने वाले परीक्षा में आने वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। जैन साहित्य की जो पहली विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है जैन साहित्य मूलतः धार्मिक श्रेणी के काव्य थे। ये जो जैन साहित्य जितने भी रचे गए स्वयंभू, पुष्यदत्त, धनपाल द्वारा, तो ये जितने भी साहित्य थे ये धार्मिक श्रेणी के काव्य कहलाए। और इन धार्मिक श्रेणी के काव्यों में जो शैलियां देखने को मिलती हैं वो चार शैली है: छरछरी शैली, फागु शैली, सरारा शैली और चरयू शैली। इस तरह हमारी दूसरी जो विशेषता है कि जैन साहित्य मूलतः छरछरी शैली, फागु शैली, रास शैली और चरयू शैली से निर्मित है। तीसरी जो मुख्य विशेषता देखने को मिलती है हमें जैन साहित्य के अंतर्गत वो है जैन साहित्य में मूलतः उपदेशात्मक और रहस्यात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उपदेशात्मक और रहस्यात्मक प्रवृत्ति हमने इनसे आगे जो क्लासें अटेंड की थी या पढ़ा था उनमें जो सिद्ध साहित्य था और नाथ साहित्य था, और आने वाली क्लास होगी जो संत साहित्य की, उनमें देखने को मिलेगी वो ही उपदेशात्मक और रहस्यात्मक प्रवृत्ति हमें जैन साहित्य में भी देखने को मिलती है। चौथा जो हमारा जो बिंदु है वो है जैन रचनाकारों का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना रहा है। जैन ग्रंथ जितने भी रचे गए उनका एक ही उद्देश्य रहा कि किन प्रकार ने हमें जैन धर्म का प्रचार करना है। जैन धर्म का प्रचार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है जैन साहित्यकारों का या जैन साहित्य का। पांचवी विशेषता दृष्टिगोचर होती है कि जैन साहित्यकारों ने जैन महापुरुषों पर विस्तृत साहित्य लिखे, कि जैन महापुरुषों के ऊपर जैन साहित्यकारों ने साहित्य लिखे। एक बीच में एक लाइन छूट गई है जो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा जैन साहित्य से संबंधित दी गई है कि जैन साहित्य में कोई बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैन साहित्य में कोई बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ है, कि जैन साहित्य में कोई बड़ा लक्षण कवि पैदा नहीं हुआ, या फिर उन्होंने ऐसा कोई लक्षण ग्रंथ भी नहीं रचा है जिससे उनको लक्षण कवि की उपाधि दी जा सके। इस तरह हमने इनकी 5 विशेषताओं को पढ़ा। ये 5 विशेषताएं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उनके बाद में हम इनके एक कवि हुए हैं जैन साहित्य में, महत्वपूर्ण कवि है ये स्वयंभू, जिनका जन्म 783 ईस्वी में होता है और बच्चन सिंह ने इनका जो जन्म स्थान माना है वो कौशल प्रदेश माना है। इनका जन्म है वो 783 ईस्वी में होता है और बच्चन सिंह ने इनका जो जन्म स्थान है वो कौशल प्रदेश माना है। पवन चरियू की रचना किस प्रकार होती है और उनकी रचना मान्य खेत में किस प्रकार होती है, उनसे संबंधित भी एक किंवदंती है कि जो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव थे, राष्ट्रकूट नरेश जो ध्रुव थे उनका एक सामंत था रायडा करके, उन्होंने स्वयंभू को मान्य खेत में निवास स्थान दिया। वहां पर निवास स्थान पर बैठकर मान्य खेत में उन्होंने पवन चरियू की रचना की और ये पवन चरियू वही है जो राम के चरित्र को उद्गार करती है या फिर राम के चरित्र के बारे में लिखी गई है। इसी के आधार पर पवन चरियू के आधार पर ही इनको डॉक्टर भयाणी ने पवन चरियू के आधार पर ही डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। इस तरह अपभ्रंश का वाल्मीकि
एग्जाम में सवाल आ जाए तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू। और अपभ्रंश की जो रामायण है वो है पौंचर्यु। अपभ्रंश के जो वाल्मीकि है वो तो है स्वयंभू, और अपभ्रंश की जो रामायण है वो है पौंचर्यु। राम कुमार वर्मा हिंदी के एकांकीकार हुए हैं। राम कुमार वर्मा, उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। तो हिंदी का पहला कवि राम कुमार वर्मा के अनुसार आ जाए तो स्वयंभू होंगे। इसी तरह से राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला महान कवि, हिंदी का पहला महान कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार थे, वो भी स्वयंभू थे। कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी का पहला कवि वो तो सरप्पा थे, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी सरप्पा ही है। ये है पहला कवि, लेकिन यहां पे राहुल सांकृत्यायन इसको पहला महान कवि का है। तो ये स्वयंभू से संबंधित कुछ बातें थी, उनका परिचय था। अब उनकी रचनाएं दृष्टिकोण उनके ऊपर भी नजर डाल देते एक बार कि उनकी रचनाएं हैं। वो पहली रचना है पौंचर्यु, जो उन्होंने राम के चरित्र के बारे में लिखी। दूसरी रचना है स्वयंभू। स्वयंभू जो रचना है इनकी, वो स्वयंभू छंद इनकी दूसरी रचना है। तीसरी है रिटर्न एमिचर्यु। रिटर्न एमिचर्यु को हम अरेस्टिंग एमिचर्यु भी कह सकते हैं। इस तरह ये स्वयंभू के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरे जो जैन कवि हुए हैं उनका नाम है पुष्यदत्त। पुष्यदत्त को डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। दूसरे जो कवि हुए हैं पुष्यदत्त, अपभ्रंश का वेद व्यास, इन्होंने अपभ्रंश की रामायण महाभारत लिखी। अपभ्रंश में महाभारत लिखी इन्होंने। पुष्यदत्त सेकंड नंबर के कवि है। इनकी उपाधियां है वो है, पहली उपाधि अभिमान मेरु। अभिमान मेरु पहली उपाधि। दूसरी उपाधि रही है इनकी काव्य रत्नाकर। और तीसरी इनकी उपाधि है कवि कुल तिलक। कवि कुल तिलक, ये इनकी उपाधि है पुष्यदत्त की, जो जैन कवि हुए हैं। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। कुमार छरियु, इसको नागकुमार छरियु भी कहते हैं। दूसरी इनकी रचना है जसवर सरयू। जसहर सरयू। और तीसरी है महापुराण। इस तरह इनकी जो तीन रचनाएं हैं वो देखने को मिलती है। महापुराण जो है इनके दो भाग है, आदि पुराण और दूसरा है उत्तर पुराण। ये पुष्यदत्त की रचनाएं देखने को मिलती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कवि हुआ है धनपाल। धनपाल ने लिखा भविष्यत कहा।
जैन कवि है। चौथा है हेमचंद्र, जिन्होंने लिखा था शब्दानुशासन। चार कवि, पहला कवि हमने स्वयंभू के बारे में पढ़ा, दूसरा कवि पुष्यदत्त के बारे में पढ़ा, तीसरा कवि है वो हमने धनपाल पढ़ा, और चौथा कवि हमने पढ़ा हेमचंद्र। आगशु करके भी ये कवि हुआ है जन साहित्य में, आगशु, जिन्होंने लिखा चंदनबाला रास। एक शालिभद्र सूरी, जिन्होंने लिखा भारतेश्वर, बाहुबली रास। इस तरह जैन साहित्य या फिर जैन साहित्य में कवि हुए, इन्होंने अपने अपने जो ग्रंथ लिखे और उनकी विशेषताएं हमने आज आपको बता दिए। प्रश्न आ जाए तो इनमें से ही आ सकता है प्रश्न आपके, या तो इनकी कृतियों के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जैन साहित्य की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।